अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम IPOS सॉफ्टवेयर को विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल करने के तरीके के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि IPOS सॉफ्टवेयर को विंडो 10 में इंस्टॉल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हमें चाहिए और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अभी मोस्टली जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो विंडो 10 के साथ आ रहे हैं, क्योंकि विंडोज 7 की जो सपोर्ट थी माइक्रोसॉफ्ट ने 14 जनवरी 2020 में उसकी जो टेक्निकल सपोर्ट थी और जो सिक्योरिटी अपडेट्स थी वो उन्होंने बंद कर दी हैं। अब इसके बाद आपको विंडोज 7 के ऊपर किसी किस्म की माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट नहीं मिलनी थी। सूनर और लेटर आपको सारे जो करंट सिस्टम चल रहे हैं वो भी और जो नए आ रहे हैं वो भी विंडो 10 के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर आपने शिफ्ट होना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने कहा कि ये ऐसी वीडियो बना दें, अगर कोई कस्टमर खुद उसको शिफ्ट करना चाहता है, अपने सिस्टम्स को विंडो 10 के ऊपर मूव करना चाहता है, या वो नया लैपटॉप लेके आता है उसके ऊपर उसने इंस्टॉलेशन करनी है, तो उसको हमारी हेल्प के बगैर ही वो ये चीज़ खुद ही कर ले। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता सकूँ कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। अगर हम सिस्टम स्पेसिफिकेशन की तरफ आ जाएं, तो ये जो मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट्स है विंडो 10 की इंस्टॉलेशन के लिए कह लें या सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए, वो मैंने लिख दी है। इससे ऊपर अगर कोई सिस्टम लेना चाहता है, वो i3 i5 i7 लेना चाहता है, तो वो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। जितना वो अच्छा सिस्टम लेगा उतनी अच्छी उसको परफॉर्मेंस मिलेगी विंडो की भी और सॉफ्टवेयर की भी। जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पास पहले तो विंडो 10 होनी चाहिए, कोई भी एडिशन हो, 64 बिट हो या 32 बिट हो। हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास 64 बिट हो, क्योंकि ये जो 32 बिट होती है ये आप समझ लें कि 4 GB से ऊपर की रैम इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो जो 64 बिट होगी ये इसके ऊपर अगर आपने 4 GB से 8 या 16 लगाया हुआ है तो ये आपकी जो रैम होगी उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। जो प्रोसेसर की बात है वो कोड टू क्वाड मैंने लिखा है, ये मिनिमम है। इससे ऊपर लेना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। डेल HP या कोई भी अच्छा ब्रांड आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हार्ड डिस्क अभी जो रिसेंटली हम रिकमेंड करते हैं वो 2 हार्ड ड्राइव को रिकमेंड करते हैं। एक हार्ड ड्राइव होगी जो नॉर्मल जिस तरह आपकी SATA हार्ड ड्राइव आती है, वो आपने मिनिमम 250 की ले लें, 500 ले लें, 1 टेराबाइट की ले लें। ये बैकअप की ड्राइव होगी, क्योंकि इसके अंदर इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, सस्ती होती है, इसलिए इसको बैकअप के तौर पर आपने रखना है। और रैम जो है वो मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। और जो मेन इसकी हार्ड ड्राइव होगी जिसके ऊपर आपने विंडो भी रखनी है और सॉफ्टवेयर भी रखना है, तो वो जो मिनिमम आपने हार्ड डिस्क लेनी है वो 128 GB की लेनी है। और इसकी पार्टीशन आपने 2 बना लेनी है 60-60 की ना, यानी कि उसकी 50% आपने 50% के हिसाब से आपने 2 उसकी पार्टीशन आपने बना लेनी है। पहली वाली पार्टीशन में आपने विंडो रखनी है और दूसरी वाली पार्टीशन के अंदर आपने हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो और बाकी जो उसके इंस्टॉलर्स वगैरह वो रखने हैं। इसके अलावा जो आप अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, नई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और आपका अगर कैश एंड कैरी है, गारमेंट्स की शॉप है, आपकी कपड़े की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, बेकरी है, कोई भी आपका रिटेल का सेटअप है, तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये है कि आपने बिल प्रिंटर आपको चाहिए, वो आप चाहे थर्मल प्रिंटर यूज़ करें या आप लेज़र जेट यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो 3 इंच का थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है। दूसरे नंबर पर होता है आपको बार कोड का प्रिंटर। अगर आपने बार कोडिंग करनी है और स्टिकर्स लगाने हैं तो आपको बार कोड का प्रिंटर चाहिए। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है बार कोड का स्कैनर, जिसने वो चीज़ों को स्कैन करना होता है। और चौथे नंबर पे होती है कैश ड्रॉअर होती है, ऑप्शनल होती है। कैश एंड कैरी में तो ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें चेंज वगैरह ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन बाकी अगर सेटअप में कोई मुनासिब समझे तो ले ले, अदरवाइज को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दे दिए हैं। ये बार कोड के प्रिंटर्स हैं, आपको देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ हैं इसके। ये TSE है, ये ज़िब्रा का है, ये चाइनीज़ कंपेटिबल TSE प्रिंटर्स आते हैं। ये बिल प्रिंटर है, ये मुख्तलिफ हैं। फिर इसके बाद ये स्कैनर होता है, कैंडी होता है, गोल होता है, ये फिर कैश ड्रॉअर है। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी आप जो भी मार्केट में चल रहा है तो वो आपने ले लेना है। सिर्फ आपने ये देखना है कि यूज प्रिंटर लेते हुए आपने ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर आप विंडो 10 के ऊपर आ रहे हैं तो ये ना हो कि आप ऐसा यूज प्रिंटर ले लें कि उसका ड्राइवर ही ना हो। अगर मेरी तरफ से मेरे से राय पूछें कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं प्रेफर करूंगा कि TSE का ये आप ले लें, ये वाला प्रिंटर। बिल प्रिंटर ये चाइनीज़ है, कोई भी ले लें, सारे विंडो 10 के ऊपर चल जाते हैं। इसी तरह ये ऑर्बिट गोल वाला स्कैनर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। फिर कैश ड्रॉअर आ जाती है ये आपकी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें कि हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको IPOS का सॉफ्टवेयर चाहिए,
जो हमने जिसके लिए समझ लें आज की ये वीडियो बन रही है। दूसरे नंबर पे आपको MS SQL सर्वर चाहिए। ये मैंने 2000 से लेके 2017 जो अभी लेटेस्ट इसका वर्जन है, इसमें से कोई भी वर्जन आप ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह IPOS सॉफ्टवेयर तमाम SQL के साथ सपोर्टेड है। इस वीडियो के अंदर मैं जो सबसे उनका लाइट वेट है, जो समझ लीजिए स्पीड में सबसे अच्छा है, लाइट वेट है, वो है 2000। इस वीडियो में मैं 2000 के साथ इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा। बाकी आप जो भी वर्जन लेंगे, 2008 की भी मेरी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आप लेंगे उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये सॉफ्टवेयर उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद क्रिस्टल पोर्ट 9 आपको चाहिए। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की डेटाबेस चाहिए। अगर आप रिटेल के साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इन्वेंट्री और टेम्प के नाम से दो हमारी डेटाबेसेस हैं, वो आपको चाहिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक डेटाबेस है, वो आपको चाहिए। इसके बाद एक क्विक इंस्टॉलेशन किट, जिसकी मैंने आपको आज वीडियो बनाकर दिखानी है। ये इस जो 5वें नंबर पे क्विक इंस्टॉलेशन किट, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर का कोई बहुत एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। 2 4 5 इसके मोटे मोटे स्टेप्स हैं, वो अगर आपने फॉलो किया है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट के अंदर, जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन है वो है तकरीबन आप समझ लें 40 से 45 मिनट और घंटे तक भी जा सकती है। तो ये जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन का टाइम है, अगर आप इस क्विक इंस्टॉलेशन किट से करेंगे, और उम्मीद है कि अभी इस वीडियो में हम देख भी लेंगे एग्जैक्ट इसका कितना टाइम है, मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो आपकी सारी इंस्टॉलेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन की के ऊपर ले आएगा। 6ठे नंबर पे इसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो ऑप्शनल है। अगर आप कर लेंगे डाउनलोड तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो वो आपको इतना ज़रूरी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए नहीं है। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में हम टीम व्यूअर, एनीडेस्क, गूगल क्रोम और PDF वगैरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम रखते हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूंगा। इसके बाद है इंस्टॉलेशन टाइप। इंस्टॉलेशन टाइप में आप को ये पता होगा कि जो आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर तो आप न्यू कस्टमर है तो आप मोस्टली आप मेन सिस्टम ही इंस्टॉल करेंगे, यानी सर्वर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर आप के पास सर्वर सिस्टम मौजूद है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर एक ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो आपने एक नया सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो आपने उसको सर्वर इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि एक सेटअप के ऊपर एक ही सर्वर होता है। तो आपने उसके लिए फिर क्लाइंट सिस्टम करना होता है। तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्लाइंट सिस्टम के अंदर कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है और सर्वर के अंदर कौन सी करनी पड़ती है। इसके बाद आ जाता है कि आपने न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अगर न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो फिर तो डेटाबेस आपको ब्लैंक डेटाबेस चाहिए होंगी। अगर आप री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जितना आपका डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो आपके पास मौजूद है। आपने ब्लैंक डेटाबेस नहीं लगाने, बल्कि जो आपकी डेटाबेसेस हैं उनको या तो आपने अटैच करना होगा या उनको रीस्टोर करना होगा। वो भी मैं आगे इसको चल के आपको बताऊंगा। इसके बाद ये आ जाता है जी कि आप जब सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे तो उससे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने विंडो 10 के ऊपर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट, जो हिडन अकाउंट होता है, डिसेबल्ड हुआ होता है, उससे आपने उसको पहले एक्टिव करना है ताकि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्मूथ हो जाए। दूसरे नंबर के ऊपर विंडो 10 जो आती है बाय डिफॉल्ट वो आती है फ्रेमवर्क 4.5 के साथ। तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए होता है 3.5 फ्रेमवर्क। तो वो आपने विंडो 10 के अंदर किस तरह इनेबल करना है। अगर आप इस इंस्टॉलेशन किट से खुद इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से खुद उसको SQL को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपने पासवर्ड यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है IPOS 9898। अगर इंस्टॉलेशन किट से करेंगे तो फिर आपको ये पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है कि उस किट के अंदर पहले से डिफाइंड हुआ है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई आप 2008 इंस्टॉल कर रहे हैं, 12, 14 या आप 17 SQL इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर आपने ये पासवर्ड देना है। अगर आप ये पासवर्ड नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर SQL के साथ कनेक्शन नहीं बना सकेगा, तो आपको कनेक्शन एरर आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखिए। अब अगर आप विंडो 10 को इंस्टॉल करके जब आएंगे तो सबसे पहले उसकी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आगे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होना है। जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको फ्रेमवर्क जो है ना वो इनेबल करना पड़ता है 3.5। उसके लिए आपने जाना है जी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है। कंट्रोल पैनल को आपने किस तरह जाना है, यहाँ पे देखें, इस तरह आप इसको ढूंढ भी सकते हैं। और इसका एक और तरीका यह है कि आप यहाँ पे लिखें CONTROL, कंट्रोल लिखें और एंटर की प्रेस करेंगे आप, तो ये आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। इसके अंदर आपने जाना है जी प्रोग्राम्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम्स के ऊपर
इसको आपने बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स के ऊपर गए, ये आपके सामने जो प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे आपने जाना है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा आपके पास। आपने सबसे पहले ये देखें, ये आपने आपके केस में ये एक्टिव नहीं हुआ होगा, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ये इसको एक्टिव करना है। ये आपके इस तरह हुआ होगा, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको एक्टिव कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। जब आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपका इंटरनेट अगर चल रहा होगा, जितना अच्छा चल रहा होगा उतना जल्दी ही हो जाएगा। ये मोस्टली 5 से 6 मिनट लगा देता है स्लो इंटरनेट को, जल्दी होगा तो 1-2 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये फ्रेमवर्क आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास, अब दूसरे जो स्टेप है वो आपने एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, यहाँ पे आपने CMD लिखा, ये विंडो R की प्रेस की और ये लिखा, और यहाँ के ऊपर आपने इसकी की लिखनी है नेट यूज़र ADMINISTR एडमिनिस्ट्रेटर /active = yes। ये आपने लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। फिर इसके लिए फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे और उसका पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, पासवर्ड देंगे तब होगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने फ्रेमवर्क को इनेबल कर लिया, इसके बाद आ जाते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम जो क्विक इंस्टॉलेशन किट है जो मैं कहता हूँ जल्दी से कर लेगी, तो उससे हम देखते हैं कि उससे हमने किस तरह करना है। अभी मेरे वाले केस में मेरे पास जो C ड्राइव है वो सिंगल पार्टीशन है। आपने C के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रखनी, आपने मोस्टली ये है कि आप उसको E को यूज़ करें अगर आपके पास E ड्राइव है, अगर E नहीं है तो D को यूज़ करें। तो C बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैंने एक ड्राइव बनाई हुई है इसलिए मैं यहाँ पे आपको C पे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने D या E जो भी ड्राइव आपने सिलेक्ट की वहाँ पे राइट क्लिक करके आपने एक फोल्डर बनाना है इंस्टॉलर के नाम से। कोशिश करनी है कि यही स्पेलिंग लिखनी है, इसका फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या है। INSTALLER इंस्टॉलर के नाम से आपने फोल्डर बनाया और यहाँ के अब आ जाता है ऑप्शन आ जाता है कि आपने वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं। मेरे केस में मैंने यहाँ पे देखें इसके साथ लगाई हुई है USB, मैंने USB लगाई हुई है। मैंने USB से मैंने सबसे नीचे यहाँ पे रखे, मैं यहाँ से करता हूँ और ये कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर देखें जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी मौजूद हैं, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा मौजूद है। यानी ऑफिस आप देख लें 2007 है और बाकी ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, अपडेट्स है, इंस्टॉलेशन की जो वीडियोस हैं वो उसकी PDF की फाइल्स हैं, तो ये सारी आ जाती है। मैं इसमें से ऑफिस ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद मैंने सारा कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप देखिएगा इंस्टॉलर के अंदर गए, E के अंदर, और ये जो हमने इंस्टॉलर बनाया था और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने USB लगा के वहाँ से कॉपी कर लिया। ज़ाहिर सी बात, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपके पास ये ना तो USB में होंगे ना आपके पास इंस्टॉलर होंगे। तो ये जो इंस्टॉलर है ये आपने डाउनलोड कहाँ से करने हैं? आपने अपने पास किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप क्रोम कर लें या फायरफॉक्स वगैरह कर लें, तो दोनों में से किसी में से भी आपने उस ब्राउज़र में लिखना है softguard.com। इस वेबसाइट पे आपने जाना है तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अंदर पूरी हमारी डिटेल है कि आप हम किस किस्म के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किस किस्म के बिजनेस को कर रहे हैं। इसी के अंदर मेरे YouTube के चैनल, फेसबुक, सारी डिटेल है। लेकिन इसके अंदर जिस मकसद के लिए हम आए थे वो ये है कि हमने चीज़ें डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड्स के लिए हमने यहाँ से डाउनलोड के ऊपर जाना है। जब डाउनलोड के ऊपर जाएंगे हमारे पास ये मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं विंडोज 7, 8 के लिए, 10 के लिए और XP के लिए। अब आप इसमें से देख लें कि इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ SQL 2000 का फ़र्क है कि आपने ये वाला करें या ये वाला करें। तो इसको भी बचने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने इसी 2000 के अंदर ही विंडो 10 की भी कैपेबिलिटी डाल दी है। अब आप चाहे विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो या 7 के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपने यही वाली साइट डाउनलोड करनी है। इसको एक एक डाउनलोड करने के लिए आपने सपोज करें यहाँ पे जाना है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन की किट आपने डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपको गूगल ड्राइव के ऊपर ले जाएगा। जब आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखें ये सारी फाइल्स आ गई, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर, आपने ये बाकी चीज़ें जितनी है ये सारी के सारी आपने डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के बाद आप
अगर आप देखते हैं कि इसके अलावा जिस तरह वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं और ट्रेनिंग की फाइल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप CR डाउनलोड में जाएं तो ये आपके सामने पूरी जितनी भी वो फाइल्स हैं वो सारी आ जाएंगी। ये इंस्टॉलेशन के फोल्डर के अंदर अगर आप आएँ तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इसमें से इस इंस्टॉलेशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आम यूज़र्स के काम की हैं, ट्रेनिंग की फाइल्स वगैरह हो गई हैं, पासवर्ड वगैरह हो गए हैं और बाकी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से आपने टीम व्यूअर जिस तरह हो गया तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर भी हमने यही वाली चीज़ें की थी, तो ये वाली चीज़ें आपने वहाँ से 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेनी है। इसके ऊपर आप ये कर दिया, जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो डाउनलोड, यहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। वो डाउनलोड एनीवे आपने कर देना इसको, क्योंकि ये इसका साइज़ बड़ा साइज़ है। इस तरह आपने बाकी जो फाइल्स आपको चाहिए वो आपने डाउनलोड करनी है। अब हम आ जाते हैं जी इंस्टॉलेशन की तरफ, क्योंकि ये तो हमने USB से सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि यार हमारे पास भी क्रिस्टल पोर्ट 9 पड़ी हुई है, SQL भी पड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ से डाउनलोड करने की या इसी चीज़ को हमें कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें ही मैं आपको बताता चलूँ कि जिस ये क्विक किट से मैंने इंस्टॉलेशन करनी है, इसके अंदर हर चीज़ का नाम लिखा हुआ एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसमें से अगर मैं कुछ भी चीज़ चेंज कर दूंगा तो उसकी इंस्टॉलेशन में एरर आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इन चीज़ों को इसी तरह डाउनलोड करना है, बगैर किसी रीनेम किए हुए, बगैर किसी मॉडिफाई किए हुए आपने इसी को इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इस क्विक किट से इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप खुद मैनुअल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर वो आपके पास ऑप्शन है, आप जिस तरह मर्जी इंस्टॉल करें। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना है जी WinRAR को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्रेस्ड है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं जी हम इस क्विक किट की तरफ। हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट आपको एक्टिव करना ज़रूरी है, या तो वो कमांड से जाके अब एक्टिव करें या इससे एक्टिव करें। अब इसका देखें, इसका और उसमें कितना आपको फ़र्क महसूस होगा। आपने कमांड लिखनी थी, कमांड एक्टिवेट होनी थी, उसके बाद आपने उसका पासवर्ड देना था और फिर जाके उसको लॉग ऑफ करना था, फिर आपने उससे लॉग इन होना था। तो जब ये इंस्टॉलेशन किट ऑन हुई तो इसने देख लिया कि ये जो यूज़र है ये एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है या अदर अकाउंट से लॉगिन है। अगर अदर अकाउंट से लॉगिन हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली ये 2 चेक्स हमें कर देने हैं कि इसका पहले ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव होना है। आपने दोनों चेक्स लगे होने चाहिए और ये आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया। इसने जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रखना है वो A रख देना है, स्मॉल A, जो A फॉर एप्पल है उसका जो स्मॉल A है वो इसने आपका पासवर्ड रख देना है। आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो ये A उसका पासवर्ड उसने सेट कर दिया है। अब हमारे पास देखिएगा 2 अकाउंट्स आ जाने चाहिए यहाँ पे। एक पहले जो मंसूर अनवर के नाम से था और एक आप एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। आपने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो A पासवर्ड है वो दे के और उसके बाद आपने एंटर की प्रेस कर देनी है। अब यहाँ पे विंडोज 10 जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाती है यूज़र की कन्फिग्रेशन करने में। तो उसने पूरी जो यूज़र्स की कन्फिग्रेशन को 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसने कन्फिगर कर दिया और एक उसने एक्सेप्ट का बटन दबाया कि ये चीज़ें उसने चलानी है। मैंने एक्सेप्ट करके तो ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन आ गई। अब ये जो यूज़र्स है ये एडमिनिस्ट्रेटर से आप देख लीजिएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर से एक्टिव है। ये आप देख लें, अभी ये जो करंट चल रहा है वो कह रहा है इसको साइन आउट करके इससे होना है या नहीं होना। अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से एक्टिव है और न्यू ही एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव होकर लॉग इन हुआ तो ये इंस्टॉलेशन किट ऑटोमेटिकली ये आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये जब इसने लॉग ऑफ किया था इसको पता था जब दोबारा लॉग इन होना है तो इसने ओपन होना है। 2 चेक से ऊपर वाला ये इसने अनचेक कर दिया ऑटोमेटिक, क्योंकि अब इसको पता चल गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से ऑलरेडी एक्टिव है, इसलिए हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये कुछ चेक्स लगाए हुए हैं। ये जितनी भी सेटिंग्स हैं या जो इसका इंस्टॉलेशन की इस वीडियो है ये वो वाली है जिससे मैंने खुद इंस्टॉलेशन करता हूँ। ये सारी सेटिंग आपको नज़र आएगी कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये वर्किंग हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो रूटीन में मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है इन सेटिंग्स को। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्जी। अब ये देखें कि इसने क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें, आपको आइकन्स नज़र आने चाहिए कंप्यूटर्स के, डॉक्यूमेंट्स के और बाकी रिसाइकल पिन वगैरह। एक तरीका ये है कि वो आप उसको राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाएं और वहाँ पे जाके तो आप करें। दूसरा
आप इसके ज़रिए ये चेक हुआ इसने खुद वो आइकन्स लेके आ जाने। दूसरा यहाँ पे आप देखें जब आइकन्स आपके हो जाते हैं तो ये कंबाइन होते हैं। यहाँ पे अगर आप ये फोल्डर होंगे, फोल्डर कंबाइन हो जाएंगे, बाकी अगर कोई फाइल्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगी। तो इसको वो टास्क बार को नेवर कंबाइन की एक सेटिंग होती है वो कर देता हूँ। इसके बाद हिडन फाइल्स होती हैं वो कर देते हैं। और विंडो क्लासिक विंडो 7 के ऊपर तो चलती थी, इसके ऊपर उसका इतना खास फर्क नहीं है। और फायरवॉल जो है ना वो ये टर्न ऑफ कर देता है, ताकि वो अगर आप 2 से ज़्यादा कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको नेटवर्किंग के ऊपर कोई मसला ना हो। लेकिन अगर हम सिंगल चला रहे हैं तो फिर आप ये कभी भी इसको चेक ना करें। यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट प्रोसेसिंग का बटन दबाना है। अब इसने क्या करना है, ये इतने से टाइम के अंदर ये जितने आपके आइकन से वो लेके उसने आ जाने हैं। जो विंडो क्लासिक करने के लिए, जो सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए सेटिंग्स थी, जो हमने इसके अंदर आपको विंडो क्लासिक के अंदर करके इस चेक के अंदर है, तो वो उसने सेटिंग करके और आपके सामने यहाँ पे वो ले आया। अब हमारा फ्रेमवर्क भी इनेबल हो गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी एक्टिव हो गया, और हमारे पास इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर हमारे पास वो तमाम इंस्टॉलर भी आ गए जिसने हमने इंस्टॉलेशन करनी है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इन सारों को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये, आपने सारे जो WinRAR वाले हैं उनको यहाँ से आपने कर लेना है इस तरह करके, और यहाँ WinRAR को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके और ये एक्सट्रैक्ट ईच फोल्डर, एक्सट्रैक्ट ईच आर्काइव टू सेपरेट फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। एक तरीका ये है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने छोटी सी बैच फाइल बनाई हुई है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। ये खुद ब खुद इन तमाम फोल्डर्स को जो WinRAR है जिनके एक्सटेंशन उनको वो एक्सट्रैक्ट कर देती है। जितना नॉर्मल WinRAR टाइम लगाता है इतना ये भी टाइम लगाता है। सिर्फ इसमें मुझे ये बचत हो जाती है कि मुझे इनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद उसको कर देता है। ये 2 से 3 मिनट जो लगाती है, उसके बाद हम दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद वो उसने खुद अपने आप को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपके सामने ये फोल्डर अब ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ये सारे एक्सट्रैक्टेड हो गए। अब हमने दोबारा आ जाना है जी इंस्टॉलेशन किट की तरफ। यहाँ पे अब ये वाला हिस्सा हमारा पहले सेटिंग्स का था, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को एक्टिव करने का था, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने आ जाना है राइट साइड वाले पे। राइट साइड पे जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आपको पता हो कि आपने सर्वर की इंस्टॉलेशन करनी है या क्लाइंट की। अगर आपने सर्वर की करनी है तो आपके पास ये 2 डेटाबेस होनी चाहिए, इन्वेंट्री और टेम्प। कहाँ पे डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, वो आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है यहाँ पे। ये इन्वेंट्री का बैकअप है और ये टेम्प का बैकअप है, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। ये अगर आप सर्वर की कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट की कर रहे हैं तो आपके पास फिर ये टेम्प का बैकअप होना चाहिए, सिर्फ एक बैकअप होना चाहिए। और अगर आप क्योंकि क्लाइंट की कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके पास सॉफ्टवेयर पहले से चल रहा है, तो आपने ये करना है कि जिस सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके ऊपर जाके आपने टेम्प का बैकअप लेना है, और वो जो टेम्प का बैकअप होगा वो आपने इस फोल्डर के अंदर आके रख देना, और ये दोनों फाइलें ये डिलीट कर देनी है, और वो वाला बैकअप आपने रख देना है ताकि आपकी सेटिंग ऐसी ही लग जाए जिस तरह दूसरे सिस्टम के ऊपर चल रही है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं होलसेल के सेटअप की कर रहे हैं तो होलसेल में भी आपको सिर्फ इन्वेंट्री चाहिए, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बैकअप चाहिए, जिस तरह इन्वेंट्री के इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर आप सर्वर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं लेकिन आप न्यू इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे, आप उसको कर रहे हैं री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो री इंस्टॉलेशन का मतलब यह है कि आपके पास जब भी सिस्टम की आपने री इंस्टॉलेशन की तो आपके पास लास्ट बैकअप होगा, तो वो जो लास्ट बैकअप होगा इन्वेंट्री का और टेम्प का वो दोनों आपने यहाँ पे रखने हैं। अगर इसी फोल्डर से आप दोबारा आप री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पहले भी आपने इसी फोल्डर से की होगी, तो ये अगर इंस्टॉलेशन किट से आप इंस्टॉलेशन आपने पहले की हो, जब आपने लास्ट टाइम शुरू में की हो, अगर इसी से की हो फिर दोबारा जब आप करेंगे तो इसका आपका एडवांटेज ये होगा कि इसी फोल्डर के अंदर जो आपकी रनिंग डेटाबेस होंगी तो वो यहाँ पे आपको मैं भी दिखा भी दूंगा, उसने यहाँ पे ही फोल्डर क्रिएट करना और दोनों जो SQL की डेटाबेस होंगी वो इसी के अंदर रख देना। इन केस अगर आप लास्ट में बैकअप लेना भूल भी गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों की दोनों फाइलें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वो कैसे होगा, अभी हम कर रहे हैं जी न्यू इंस्टॉलेशन है और फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इसलिए अभी हमने किसी किस्म का नहीं किया। ये इंस्टॉलेशन किट कौन कौन सी चीज़ों को इंस्टॉल करेगी, ये SQL सर्वर 2000 को इंस्टॉल करेगी, क्रिस्टल पोर्ट 9 को करेगी, डेटाबेस जो यहाँ पे हैं उनको क्रिएट करेगी और उनको रीस्टोर करेगी, और उसके बाद कॉन्फ़िगर करेगी IPS सॉफ्टवेयर को और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर कौन से हमारे पास, ये मैंने आपको पहले भी कहा था ये ऑप्शनल है।
सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्रोम है, एनी डेस्क है, पीडीएफ का रीडर है और टीम व्यूअर का सेटअप है। तो ये हम इंस्टॉलेशन में इसलिए कर देते हैं कि ये भी साथ इंस्टॉल हो जाता है, बाद में ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह के लिए यूज़र को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का फोल्डर है MS SQL रनिंग डेटा और आपके पास फाइल्स हैं MDF और LDF, वो जो रनिंग फाइल्स होती हैं, तो फिर आपने यहाँ पे ना क्रिएट का करना है ना रिस्टोर का करना है। आपने यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इन दोनों को अनचेक कर देगा, क्योंकि अटैच फाइल्स के लिए डेटाबेस क्रिएट और रिस्टोर नहीं होती, वो दोनों फाइल डायरेक्ट अटैच हो जाती हैं। हमने अभी इसको करना है क्रिएट और रिस्टोर, इसको अनचेक कर देना है। विंडोज 7 में 10 में इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम है अगर यहाँ तक कर रहे हैं। बाकी पहले की भी सेटिंग आपको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करना पड़ता है विंडोज 7 में भी और 10 में भी। सिर्फ विंडोज 7 के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है फ्रेमवर्क वो 3.5 होता है और ये सॉफ्टवेयर भी 3.5 पे ही है, इसलिए आपको फ्रेमवर्क वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 के ऊपर 4.5 था, इसलिए हमें वो एक्टिव करना पड़ता। अगर विंडोज 7 होती तो आपने यहाँ से स्टार्ट इंस्टॉलेशन का बटन दबा देना था और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती। और अगर अब क्योंकि हम विंडो 10 के ऊपर कर रहे हैं तो विंडो 10 के ऊपर मैंने आपको जिस तरह पहले जिक्र किया कि SQL 2000 डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता। इसके ऊपर 2008 करना चाहते हैं, 12, 14, 17 करना चाहते हैं, वो और बात है। इसके ऊपर वो 2000 इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि 2000 जिस ज़माने में था उसमें तो विंडो 10 जब उन्होंने डिज़ाइन किया है तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर वो सपोर्टेड ही नहीं थी। तो उसको फिर सपोर्ट करने के लिए विंडो 10 के साथ 2000 को, तो उसके लिए एक दो सेटिंग्स हैं, वो ये सेटिंग्स हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने जाना है SQL के इस फोल्डर के अंदर और यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इस फोल्डर को आपने कॉपी करना है और आपके पास आ जाना है C प्रोग्राम फाइल। अगर 64 बिट विंडो है तो x86 के अंदर, अगर 32 बिट विंडो है तो आपके पास प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। अब मेरे वाले केस में 64 बिट विंडो है तो इसलिए मैंने x86 के अंदर जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैंने इस पर राइट क्लिक करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एज इट इज़ नहीं करेंगे ये स्टेप तो आपका ये SQL इंस्टॉल नहीं होगा। पहले कॉपी किया, इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखिएगा, ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखिए ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। दूसरा आपने ये करना है, एक तो आपने कॉपी कर दिया फोल्डर, दूसरा इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ देने पे जाना है और यहाँ पे आपने सिक्योरिटीज़ में जाना है। ये ऑल एप्लीकेशन जो पैकेजेस है इस पे एडिट का बटन दबाना है और यहाँ पे अलाउ का बटन दबा देना है। ये देखें, ये अलाउ करेंगे, फुल कंट्रोल का अलाउ करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये एक हमारा स्टेप पहला हो गया। दूसरा हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉलर के फोल्डर के ही अंदर जाना है और इसके बाद SQL सर्वर, ये SQL सर्वर 2000 डेस्कटॉप एडिशन जो है ये यहाँ पे जाना है। यहाँ पे x86 के अंदर जाना है, ये सेटअप्स के अंदर जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेटिंग आपने करनी है। विंडो 7 के ऊपर ये सेटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने ये वाली फाइल ढूंढनी है, कहाँ पे जी, SQL सर्वर 2000 डेस्कटॉप x86 के फोल्डर, उसके अंदर सेटअप्स के नाम से फोल्डर, उसके अंदर से अगर आप जाएंगे ये देखिएगा सेटअप SQL, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये SQL सेटअप है, STP है, ये सेटअप SQL। आपने सेटअप SQL पे जाना है, राइट क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में आना है और इसमें आ गया तो आपने यहाँ से ये क्लिक करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अब हमारा काम हो गया, ये SQL का कंप्लीट हो गया। अब जब ये हो गया, इसके बाद हमने किया यहाँ से स्टार्ट इंस्टॉलेशन का बटन हमने प्रेस कर देना है। स्टार्ट इंस्टॉलेशन का बटन जब हमने प्रेस किया तो इसने देखा E के अंदर इंस्टॉलर का फोल्डर है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये D के अंदर इंस्टॉलर का फोल्डर होगा, वहाँ पे जाएगा। अगर उन दोनों में नहीं होगा देन ये C के अंदर इंस्टॉलर के फोल्डर को देखेगा। तो हमने C के अंदर इंस्टॉलर के फोल्डर इसको मिल गया। इसने कहा जी ये वाला है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका नाम इंस्टॉलर इसलिए रखना है कि इसके अंदर हमने बताया हुआ कि इंस्टॉलर के अंदर पड़े होंगे। अगर आप स्पेलिंग में तब्दीली करेंगे या अपने नाम से कोई फोल्डर रख देंगे तो ये सर्च नहीं कर पाएगा, फिर आपको मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। यहाँ से आपने ओके का बटन दबाना है। अब आपने टाइम नोट करना है, ये देखिएगा 10:29 और 47 सेकंड्स के ऊपर इसने इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट की है। अब आप देखिएगा कि कितनी देर में ये इंस्टॉलेशन करता है। रेगुलर जो हमारी इंस्टॉलेशन का टाइम है, अगर आप मैनुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वो तकरीबन से आप समझ लें कि 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर वो होती है सारी इंस्टॉलेशन। और फिर भी उसमें ये होता है कि कोई ना कोई सेटिंग रह जाती है, क्योंकि ये सारी सेटिंग इसको पहले से बताई हुई है। अगर आप इन चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये मेक श्योर करेगा कोई चीज़ आपकी मिसिंग नहीं होगी। ये सबसे पहले इसने ये इंस्टॉल करना है,
जो ही ये इंस्टॉलेशन इसकी ख़त्म होगी ये क्रिस्टल रिपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। फिर क्रिस्टल रिपोर्ट के ऊपर ये डेटाबेस क्रिएट करेगा, रिस्टोर करेगा, फिर आईपोज को कॉन्फ़िगर करेगा, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉलेशन करेगा और फिर उसके बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर की जो रजिस्ट्रेशन की है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आप देखें उसने एसक्यूएल को इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, उसके बाद ये क्रिस्टल रिपोर्ट 9 को इंस्टॉल करना इसने शुरू कर दिया। जो मैंने आपको पासवर्ड शुरू में बताया था कि आपको एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन के लिए IPS 9898 लाजमी रखना है, तो वो इस सूरत में अगर आप खुद मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस केस में आपने लाजमी वो रखना है। जब आप इससे इंस्टॉल करेंगे एसक्यूएल 2000 या 2008 के अंदर, तो वो इसके अंदर से पहले से फाइल हमने पासवर्ड वगैरह की और बाकी की जो सेटिंग्स है वो हमने रख दी है, इसलिए आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब ये क्रिस्टल रिपोर्ट का कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देखें ये डेटाबेस क्रिएट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इन्वेंट्री इसने क्रिएट कर दिए, टेम्प इसने क्रिएट कर दिए, डेटाबेस रिस्टोर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये इन्वेंट्री को पहले रिस्टोर करेगा और उसके बाद ये जाके टेम्प को रिस्टोर करेगा। ये इन्वेंट्री आपकी रिस्टोर हो गई है। इसके बाद अब जो टेम्प डेटाबेस है वो रिस्टोर हो गया सक्सेसफुली। अब इसके बाद ये आईपोज के जो फोल्डर है उसको करेगा, जो फाइलें रजिस्ट्रेशन करानी होती हैं वो फाइलें रजिस्टर करेगा। ये देखें ये आपके पास मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आ गया। टाइम नोट कीजिएगा, 6 मिनट और 13 सेकंड के अंदर इसने इंस्टॉलेशन की है, जिसके अंदर इसने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया है, ये इसने PDF का रीडर भी इंस्टॉल किया है। इसके बाद वो आपके सामने यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करेगा, एक एनीडेस्क को और एक आपके टीम व्यूअर को। वो भी इसी के अंदर आपने कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट 13 में। एक तरफ आपके 40 से 50 मिनट है और उसके लिए आपको अच्छी खासी एक्सपर्टीज चाहिए होती है इंस्टॉलेशन की। हर चीज़ आपने की देनी है, इंस्टॉल करना है, फोल्डर का पाथ बताना है, डेटाबेस को क्रिएट रीस्टोर, ये सारी झंझट से बचने के लिए अगर आप इससे करते हैं तो ये सारा काम वो खुद कर देगा। आपको किसी किस्म की फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो सेटिंग इस वीडियो के अंदर आपको बताई गई हैं आपने उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ये टीम व्यूअर भी आपका इंस्टॉल हो गया, एनीडेस्क भी इंस्टॉल हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन की आ गई, यहाँ से ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे आपने सेंड कर देना है। जब आप मुझे सेंड करेंगे तो इसकी की आपको मिल जाएगी। ये पेड सॉफ्टवेयर है। रेगुलर जो ये सॉफ्टवेयर की प्राइस है वो हम जो बेचते हैं वो 35 से 40 हज़ार रुपये का बेचते हैं। आपको इंस्टॉलेशन का ये एडवांटेज मिल जाता है और ऑनलाइन का ये एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप इंस्टॉलेशन खुद करते हैं तो 5,000 रुपये जो हम इंस्टॉलेशन की फ़ीस शामिल होती है 35 से 40 हज़ार में, वो आपको डिस्काउंट हो जाता है। इसके अलावा 5,000 रुपये हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं 35 से 40 हज़ार में। तो वो अगर आप हमारी वीडियो से इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं और ट्रेनिंग भी, तो 10,000 रुपये सीधा सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये देख लें, इतना बड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है। ये 6.5 मिनट की वीडियो अगर आप देख लें, उसको फॉलो कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप न्यू यूज़र्स के लिए है, जो हमारे रिपीट कस्टमर हैं अगर वो भी हमसे इंस्टॉलेशन करवाते हैं, चाहे विंडो 7 की हो 10 की हो, तो हम उनसे 2500 से 3,000 रुपये फुल इंस्टॉलेशन के हम चार्ज करते हैं। तो बजाय इसके कि वो हमें पैसे देने के, वही वो 10 से 12 मिनट अगर वो इसके ऊपर सर्व कर दें, तो एक तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब वो फ्री होंगे इंस्टॉलेशन कर लेंगे। दूसरा एडवांटेज उनको ये होगा कि उनको पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। तो और तीसरा ये होगा कि वो एक किस्म के हमारी तरफ से वो फ्री हो जाएंगे, तो उनको किसी किस्म की हमारी हेल्प की, किसी किस्म की हमारी किस्म की सपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा काम आपने यहाँ से इसको की देनी है, की के बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाना है। ये इसने क्रोम भी इंस्टॉल कर दिया है और बाकी चीज़ें भी। ये रजिस्ट्रेशन की थी और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था और ये इसकी रजिस्ट्रेशन की थी। रजिस्ट्रेशन की आप मुझे सेंड करते हुए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगाते हुए 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अक्सर यूज़र जो है ना O और ज़ीरो का जो फ़र्क होता है वो उसको नहीं देखते और O को ज़ीरो भेज देते हैं और ज़ीरो को O भेजते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर की लगाने में मसला होता है। दूसरा क्या होता है कि I और 1 का फ़र्क, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि I है। तो इसमें आपने, मैं ये नहीं बताऊँगा कि O कौन सा है, कि आप ये ना समझे कि शायद कोई मैं इधर टीचिंग कर रहा हूँ। तो ये है कि ये 2 चीज़ों की मिस्टेक की वजह से अक्सर हमारे कस्टमर्स को ना फिर वो परेशानी होती है कि वो की नहीं लग रही होती। आपने यहाँ पे
ये चीज़ें सही भेजनी है ताकि सर्वर से आपको की भी सही मिले। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड का बटन दबाना है, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने विंडो आ जाएगी लॉगिन की। ये देखें जी, आपके सामने पहली स्क्रीन इसकी ओपन हो गई है। तो जब भी आप इंस्टॉल करें तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने F7 की प्रेस कर लेनी है। F7 की प्रेस करेंगे डेटाबेस के अंदर जो भी अपडेट्स होंगी इस एक्जी के मुताबिक तो वो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अब ये आपने पासवर्ड के अंदर क्लिक करके F7 प्रेस कर दीजिएगा। 2 यूजर्स आपके पास होंगे, एडमिन और पोज के नाम से, ये आपके पास हो गया। इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड इसका एडमिन ही है। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर आ गया। आप देख लें आपके सामने ये सारा ब्लैंक है सॉफ्टवेयर। कैटेगरीज इसकी आइटम फाइल्स ये इसकी सब इसकी ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी सप्लायर, सब कैटेगरी, ब्रांड, कस्टमर, आपके डेबिट, क्रेडिट, परचेज, सेल, इसके बाद बार कोड, ऑडिट वगैरह, बैकअप, यूज़र वगैरह आपने किस तरह क्रिएट करने हैं, पोस्टिंग, क्लोजिंग, पासवर्ड किस तरह चेंज करने हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये अकाउंट्स के अंदर आएगा, फिर ये इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं। तो ये बिल्कुल ब्लैंक सॉफ्टवेयर आपने जो न्यू इंस्टॉलेशन है। अब यहाँ पे आपके पास सवाल बनता है कि यार आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो हो सकता है कि कपड़े की हो, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था और मैंने एक बैनर भी लगाया था राइट साइड पे कि ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस की जो उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है। तो फिर टेलर मेड का मतलब ये हुआ कि जब ये कैश एंड कैरी के ऊपर तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा, रेस्टोरेंट के ऊपर होगा तो कुछ और होगा, अगर ये कपड़े के ऊपर चलेगा तो ये कुछ और होगा इसका बिहेवियर। तो उसके लिए आपने इसको किस तरह सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को मॉडिफाई करना है, वो सेटिंग मॉडिफाई करने के लिए आपने जाना है जी IPOS की सेटिंग के ऊपर। और यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास है बिजनेस टाइप है। आप बिजनेस टाइप में किसी भी बिजनेस को सेट कर दें। जब आप गारमेंट्स और शूज़ के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है आपने साइज़ वाइज चलाना है, क्योंकि शूज़ जो होता है वो होता है जी 39, 40, 41, 42 इस तरह के साइजेज में आता है। इसी तरह जो गारमेंट्स होती है वो भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 12, 14, 16 इस तरह होता है। और जो रेस्टोरेंट्स होता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है, फास्ट फूड और डिफरेंट चीज़ है। फिर जो कपड़े की शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, उसमें सेल्समैन आ जाता है, फिर सेल्समैन का कमीशन आ जाता है, फिर उसमें मीटरों का, गज़ों का और इस तरह का ख़जाना आ जाता है। मेडिकल स्टोर में फिर आपकी एक्सपायरीज वगैरह आ जाती हैं, फिर इसमें आपके पास बैच नंबर आ जाते हैं, और इसके बाद आपके नारकोटिक्स के आइटम के ऊपर प्रेस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, डॉक्टर्स वगैरह बताना पड़ता है। ये हर सेटिंग जो भी आप करेंगे आपने यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करना है। सपोज करें मैं यहाँ पे अब देखें किसका कर देता हूँ, सपोज करें मैंने रेस्टोरेंट का कर देना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइट्स पे मैंने क्लिक करना है। ओके, जो रेस्टोरेंट्स को राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको राइट्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले से मुराद हम ये लेते हैं जो इसके अंदर सेटिंग्स है कि आपने किस तरह की सेटिंग को चलाना है। तो यहाँ पे आपने कॉपी डिस्प्ले का बटन दबाना है, तो ये इसकी का डिस्प्ले कॉपी होगी। और यहाँ पे आप अगर इसकी बिल की सेटिंग पे क्लिक करें तो बिल की सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी कि ये इसके ऊपर बिल के ऊपर क्या क्या प्रिंट होना है और क्या क्या चीज़ होनी है। ये आपके सामने आ गया जी। इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नीचे एड्रेस आ जाएगा, ये आपके फ़ोन नंबर आ जाएंगे और ये बाकी उसकी डिटेल आ जाएगी, सारे कुछ है। आपने चेंज करना होगा अपने हिसाब से, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आपने जो भी इसका नाम रखना है आपने फूड विला के नाम से आपने रखना है। इसको आपने सेंटर करना है तो यहाँ से सेंटर कर दीजिएगा। इसको यहाँ से पकड़ के, अगर एक ही लाइन है तो सॉरी, इसको आपने पकड़ना है यहाँ से नीचे से माउस से और यहाँ पे ये कर दिया। इसके बाद इसको भी पकड़ के आपने ऊपर कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, जो इसका एड्रेस लिखना है, जो ये फ़ोन नंबर लिखना है, लिखने के बाद जितनी स्पेस बचती है तो यहाँ से इसके ऊपर माउस लेके और यहाँ से इसको ऊपर कर दीजिएगा, ये सेव कर दीजिएगा। अब आपकी बिल की सेटिंग भी हो गई। इसके बाद अब आ जाता है जी कि आपने बार कोड के प्रिंटर्स वगैरह और बिल प्रिंटर किस तरह करने हैं। तो बार कोड के प्रिंटर और उसके बिल प्रिंटर जो मैंने आपको बताए थे कि वो वाले अगर होंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिएगा इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर जाएं, इंस्टॉलेशन किट के अंदर जाएं, यहाँ पे आप इसको ओपन करें और यहाँ से आपने ड्राइवर के ऊपर जाना है। तो यहाँ से जो रेगुलर सॉफ्टवेयर के ड्राइवर चल रहे हैं वो तो मैंने यहाँ पे आपको दे देने हैं। ये अभी मैंने नेट इसको ऑफ किया हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा।
तो ड्राइवर्स आ जाएंगे, उसमें से आपने जो भी सिलेक्टेड ड्राइवर हैं वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या अगर आपके पास ब्रांड न्यू है तो CD डाल के आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जो थर्मल प्रिंटर होगा उसको आपने यहाँ से जाके सेटिंग्स में से जाके ये सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपने। इसमें आपने जाना है जी डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाना है, ये डिवाइसेस पे क्लिक करना है आपने। इसमें से आपने जाना है जी प्रिंटर एंड स्कैनर्स में जाना है, और यहाँ पे वो आपके पास प्रिंटर आ गया। सपोज करें जो भी प्रिंटर आ रहा है आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करके तो उसको आपने पहला तो ये करना है कि उसको आपने डिफ़ॉल्ट करना है। सबसे पहले तो आपने इस वाले चेक को, ये इस चेक को जब आप नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मैनेज में जाएंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आएगा। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इसको ख़त्म कर देना है, और यहाँ पे जो भी POS के नाम से आपका पास प्रिंटर आएगा या जो भी आएगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको फैक्स वाले को करता हूँ सपोज करें, तो यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और ये आ जाएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब ये वाला जो फैक्स वाला प्रिंटर है ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया। तो इस तरह उसको POS वाले प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, जो भी POS से कमांड जाएगी तो ऑटोमेटिकली इससे चली जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों को ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो काइंडली वो कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप जो इंस्टॉलेशन करते थे और ये जो आपने आज इंस्टॉलेशन देखी है तो इसमें क्या फ़र्क था, और कौन सी चीज़ आपको इस इंस्टॉलेशन के अंदर अच्छी लगी है। तो काइंडली आपने अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।